हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल और आपका अपना चैनल टेस्ला ट्यूशन पॉइंट। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर की +1 क्लास का, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जरा इसको समझ लेते हैं है क्या। सबसे पहले चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और बच्चों, जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा वो सारे मोशन वन डायमेंशनल होते हैं। अब ये डायमेंशंस क्या चीज है, इनकी बात भी हम करेंगे, आज ही के टॉपिक में करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं जिनके बिना चैप्टर आगे नहीं पढ़ाया जा सकता। तो चलिए उन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक टर्म जिसका नाम है मैकेनिक्स। और ये इतना प्यारा वर्ड है कि इसको देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे मैकेनिकल वर्क की कोई बात होगी, मैकेनिकल चीजों की बात होगी। और जहां भी ये वर्ड होगा इसका मतलब वो प्योरली फिजिक्स से रिलेट करेगा या फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग वो इर्द गिर्द उसके घूमेगा। तो अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो बॉडीज को स्टडी करेगी, अगर बॉडीज रेस्ट पे है या मोशन में है। तो सिंपली बात करें मैकेनिक्स किस चीज को स्टडी करती है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो या मोशन में हो। और अगर हम रेस्ट की बात करें, मोशन की बात करें, तो देखिए रेस्ट में अगर हम बोले कि बॉडी स्टैटिक्स है, मतलब स्टैटिक्स और इसकी आगे टाइप से मोशन की दो टाइप्स है। तो रेस्ट की एक टाइप है स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है। इसको ध्यान से समझिएगा कि ब्रांच वो वाली फिजिक्स की ब्रांच जो उन बॉडीज को स्टडी करेगी जो कि रेस्ट पे है। वो रेस्ट पे क्यों है, कैसे है, मतलब वो सारे फिनोमिना स्टैटिक्स फिजिक्स में आएंगे जो हमें बताएंगे कि बॉडी रेस्ट पे क्यों है। और अगर मोशन की बात करें तो इसमें दो ब्रांच आएंगे हमारे पास, एक है काइनेमैटिक्स, एक है डायनामिक्स। अब इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए नाम से नहीं पता चलता, लेकिन आज मैं नाम से ही क्लियर करूंगा कि दोनों में आपको अंतर क्या आपको पता चलेगा कि दोनों में एक्चुअल चल क्या रहा है। तो बच्चों डायनमो आपने एक जनरेटर पढ़ा होगा, डायनमो जनरेटर या डायनमो मोटर, कुछ भी, मतलब वो वाली चीज जो मूव करती है। तो डायनमो वर्ड उन चीजों के लिए जो मूव करती है। तो मोशन यहां से तो समझ में आ गया। लेकिन काइनेमैटिक्स भी मोशन की ब्रांच है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको समझिए। मतलब हमें स्टडी करनी है फिजिक्स में उन चीजों की जो मूव करती हैं। अब दो कारण है मूव करने की, एक तो हमें पता होगा कि बॉडी क्यों मूव कर रही है, और दूसरा कारण हमें नहीं पता होगा कि बॉडी क्यों मूव कर रही है। तो जरा इस वर्ड को ध्यान से देखिए, काइन। अगर पंजाबी में जाए तो इस वर्ड का मतलब है बोलने से किसने या किसने। तो हिंदी में भी जाए तो इस नाम का वर्ड का मतलब है किसने, मतलब बॉडी अगर मूव कर रही है तो किसने मूव कराया, क्यों कराया, हमें उसकी कोई बात नहीं करनी। तो काइनेमैटिक्स में हम वो चीजें स्टडी करेंगे कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो करती रहेगी, किसने करवाया, क्यों करवाया, उसकी बात हम नहीं करेंगे। और इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट में डायनामिक्स की बात करेंगे, जिसमें हमें उसका इफेक्ट या कह लीजिए उसका रीजन हमें पता होना चाहिए कि हाँ अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका रीजन क्या है, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। इसके बाद अगर कुछ टर्म्स की बात करें जैसे कि रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट पे कब होती है, क्यों होती है, तो जान लीजिए बॉडी तब रेस्ट पे होती है अगर वो अपने रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही। मान लीजिए आप अपने चेयर पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, तो अगर आप रेस्ट पे हैं किसी और के हिसाब से, तो वो देखा जाए उस पर्सन के अकॉर्डिंग आप रेस्ट पे हैं, आप नहीं मूव कर रहे, तो आपके लिए वो रूम, वो बेड क्या है, एक रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस पॉइंट है, जिसके अलावा आप मूव नहीं कर सकते। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो आप भी उसके अकॉर्डिंग रेस्ट पे हैं। तो बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट मूव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और इसके ऑपोजिट अगर बात करें मोशन की, तो मोशन क्या होता है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब रेस्ट क्या है, अगर बॉडी टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन ना चेंज करे देन इट इज सेड टू बी रेस्ट। अगर बॉडी टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करे देन इट इज सेड टू बी मोशन। बस ये दो टर्म्स का यही फर्क है। और एक लास्ट रीजन इसका कि ये दोनों टर्म्स रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव का मतलब है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स।
इसका ये मतलब है कि वी ऑल आर ऑन अर्थ। सपोज कीजिए अर्थ है और हम उस पे हैं, लेकिन देखा जाए तो अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, तो अर्थ के साथ साथ हम भी सन का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल नेचर से देखें, एक व्यू से देखिए अपनी आइज के, कि मैं भी रेस्ट पे हूँ, आप भी रेस्ट पे हैं, आपका घर भी रेस्ट पे है, स्ट्रीट वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स और जो भी आप चीजें आले वाले अपने आसपास देखेंगे वो सारी रेस्ट पे हैं आपके अकॉर्डिंग। जो मूव कर रही है वो मूव कर रही है, और जो रेस्ट पे है वो वैसे की वैसे ही पड़ी है। इसका मतलब अगर कोई चीज रिलेटिव मूव कर रही है, रेस्ट पे है, तो उसको हम रिलेटिव टर्म्स में सीखेंगे कि उसको रिलेटिव हम क्यों बोलते हैं। जैसे कि अर्थ की बात कर लीजिए, या सिंपल बात कर लीजिए कि जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जैसे आप बस में नहीं थे तो बस आपको लग रहा था कि मूव कर रही है और उसके अंदर पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उस बस में बैठे तो जो पैसेंजर्स हैं और जो आप हो, तो सारे क्या हो गए, एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में हो गए। अब आप सारे बस के हिसाब से तो मूव कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के हिसाब से आप रेस्ट में बैठे हैं। तो इसी टर्म को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब ये क्या चीज है इसे ध्यान से समझिएगा। अब मैं अपने आप को मानूं तो क्या मैं अपने आप को पॉइंट कंसीडर कर सकता हूं, और इसका मतलब क्या है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10,000 मीटर, जिसकी हाइट है 10,000 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन मान लीजिए, और वो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है मान लीजिए 10 मीटर। सपोज कीजिए 10 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, पुतला है, और एक बिल्डिंग है 10,000 मीटर। तो अगर हम इस आदमी की बात करें, एक आंट जो कि चींटी है या कीड़ा है या इंसेक्ट है, अगर इंसेक्ट के हिसाब से देखें तो ये पर्सन बहुत ही बड़ा है इंसेक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर पर्सन के हिसाब से देखें तो इंसेक्ट क्या है, सिर्फ इतना सा होता है, मतलब बहुत छोटा। तो पर्सन एक इंसेक्ट को, एक मक्खी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता है। लेकिन वही पर्सन अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसके हिसाब से देखें तो वही पर्सन उस बिल्डिंग के हिसाब से क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट मतलब उसको 10 मीटर लिखने के लिए हम बोलेंगे कि वो बहुत 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 छोटा है बिल्डिंग की हाइट या लेंथ के हिसाब से। इसको थोड़ा और टर्म्स में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए बस है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन बस की जो लेंथ है, मान लीजिए बस की लेंथ है 1000 मीटर, या चलिए 10 मीटर लगा लेते हैं बस की लेंथ में 1000 मीटर, लेकिन उसने जो डिस्टेंस कवर करना है उसने वो कवर करना है 200 किलोमीटर। तो देखिए कहां 10 मीटर, कहां 200 किलोमीटर। तो अगर हम पाथ लेंथ की बात करें कि बस ने या वैन ने या रिक्शा ने जो डिस्टेंस कवर करना है, पाथ कवर करना है, अगर उसके हिसाब से देखें तो 200 किलोमीटर बहुत बहुत ज्यादा है 10 मीटर के हिसाब से। तो उस पॉइंट पे हम बस को क्या मानेंगे, उस पॉइंट पे हम बस को क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आपने यही बस को आपने दोबारा से कंसीडर करना है, बस है लेकिन उसके अंदर का पैसेंजर देखिए, पैसेंजर तो बेचारा ऐसा ही होगा, दूल्हा पतला सा। अगर वो पैसेंजर की बात करें तो वो पैसेंजर की हाइट कुछ फुट में होगी, मान लीजिए वो 5 फुट का है, और बस की अगर लेंथ देखें तो मान लीजिए वो 20 फुट की है। तो इस केस में हम ना तो पैसेंजर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, ना ही बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। लेकिन अगर रूट की बात करें तो अगर रूट की बात करते हो तो अगर 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है बस, तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर के अकॉर्डिंग पैसेंजर भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है और बस भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम कुछ डायमेंशंस करने जा रहे हैं, उसका ध्यान दीजिए। डायमेंशंस में क्या करेंगे आज हम, इसमें हम स्टडी करेंगे कि 1D, 2D या 3D डायमेंशन क्या होता है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स को करना जरूरी है क्योंकि उसके मेरा समझ में नहीं आता कि जो मोशन हो रहा है वो 1D में है, 2D में या 3D में। तो इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अभी देखिए। मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है 1 डायमेंशनल, और जिसको आप 1D भी बोल सकते हैं, जैसे कि 1D बोल दी, चलो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी लिखिए, समझ में आना चाहिए। तो 1D का मतलब है एक तरफा। आप थोड़ा सा हिंदी को या पंजाबी को यूज करके चीजों को समझा करिए जिससे आपको आसान लगे समझना। 1 डायमेंशन मतलब है एक तरफा। एक तरफा मतलब जिधर मुंह उठाया है अगर उसी तरफ चल रहा है, या जिस तरफ नाक है उस तरफ चल रहा है, तो 1D। जैसे कि कोई बॉडी ए है,
या कोई बॉडी है, जैसे कि ये बहुत ही प्यारा सा पर्सन है, ये ए पॉइंट पे है लेकिन इसने जाना है बी पॉइंट पे, तो जैसे ये बी पॉइंट पे जाएगा तो देखिए इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, एक तरफा है, एक डायरेक्शन में है, तो इसको हम 1D बोलेंगे। सिमिलरली आप इस आदमी को छत पे ले जाइए, जैसे ही आप छत पे लेके गए इसको धक्का दे दीजिए, जैसे आप इसे धक्का देंगे तो बेचारा मर जाएगा, लेकिन अगर इसकी मोशन की बात करें तो वो एक तरफा था, डाउनवर्ड्स था, इसलिए इस मोशन को क्या बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे। इसके ऑपोजिट अगर कोई चीज ग्राउंड में है, मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है या आपके पास बॉल है, कुछ भी है, अगर आप उसको ऐसे वर्टिकली ऊपर थ्रो करेंगे तो वो बॉडी ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, ऊपर जाना और नीचे आना क्या है, ये भी 1D मोशन कहलाता है। अगर इसको समझ में आ गया आपके, तो 2D की बात करते हैं, तो 2D मतलब दो तरफा। दो तरफा मोशन कैसे होगा, जैसे कि ये बोर्ड है, देखिए आपका फर्श, फ्लोर, दीवारें, सीलिंग सब कुछ 2 डायमेंशनल है, लेकिन 3 डायमेंशनल भी इसी रूम में आपको मिल जाएगा जिस रूम में आप बैठे हैं। तो कैसे मिलेगा, सबसे पहले 2 डायमेंशनल में आपके पास 2 एक्सिस होती है, मान लीजिए एक्सिस y है, ये x है, इसका ये मतलब है एक्सिस का कि ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, बॉटम देख रहे हैं इस चीज का, बोर्ड का, तो ये y एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल आप देख रहे हैं ये वाली चीज, और उस साइड से देखो तो ये वाली चीज, तो ये क्या है, आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये बोर्ड का बॉटम हो गया और ये वर्टिकल हिस्सा हो गया, तो दोनों क्या है, 2 डायमेंशनल है। मतलब अगर मैं इस पोजीशन पे, जैसे ये बोर्ड का ओरिजिन है, इसको माना, अगर मैं इसमें ये मार्कर चला रहा हूं तो ये क्या है, 2D में चल रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर 3D में भी हो सकता है, तो हाँ, मुझे 3D में कैसे होगा उसको समझिए, लेकिन उसको समझने से पहले इसकी एग्जांपल देखिए कि अगर स्नेक है, आप हो मीन्स वॉकिंग, अगर आप वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हमेशा किसमें चल रहे हैं, 2D में, क्योंकि स्नेक भी ऐसे चलता है और हम भी जैसे भी चल रहे हैं। अगर हम सीधा चलेंगे तो 1D, लेकिन अगर हम घूम घाम के चलेंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो वो भी क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। इसके अलावा एक मोशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बच्चे गलत कर लेते हैं, वो है अर्थ से रेवोल्यूशन। या रेवोल्यूशन का अगर मतलब नहीं पता तो इसका मतलब है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाना, और रोटेशन का मतलब होता है अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। तो मतलब समझ लीजिए, मैंने रेवोल्यूशन लिखा है, इसका ये मतलब है कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर वो सन का चक्कर लगाएगी तो देखिए, अगर ये सन है, थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं, अगर ये सन है और ये बेचारी अर्थ है, तो अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, बहुत बढ़िया बात है, चक्कर लगाना भी चाहिए। देखिए क्या होगा, वो एक प्लेन में लगा रही है, कहीं भी आप बना लीजिए तो आपको एक टेंजेंट डायरेक्शन मिलेगी और एक वर्टिकल, मतलब एक सेंटर से पॉइंट मिलेगा और एक टेंजेंट को मिलेगा। अगर यहाँ पे जाएंगे तो एक टेंजेंट पॉइंट और एक सेंटर से, तो इसके अलावा आपको कोई भी, ये 90 होगा, दोनों रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता होगा, मैथमेटिक्स किया है आपने, और अगर नहीं किया तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर्ली बताएंगे टेंजेंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है और ये परपेंडिकुलर क्यों होते हैं। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि टेंजेंट और रेडियस या वो डिस्टेंस जो हम सेंटर से लेते हैं और जो टेंजेंट बनता है वो आपस में 90 डिग्री होते हैं। तो अगर बात की जाए तो अर्थ सेंटर से ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियली जाएगी, तभी तो अगर अर्थ ऐसे नहीं जाती तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ क्या है, ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देती है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, 2D मोशन है, 3D मोशन नहीं है। चलिए अब 3D मोशन की बात कर लेते हैं यहीं पे। अब 3D मोशन क्या होता है बच्चों, 3D मोशन होता है 3 डायमेंशनल मोशन। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बोर्ड नहीं बता सकता आपको क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस बोर्ड को मान लीजिए यहाँ पे बना दिया, तो ये बोर्ड की y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर इसी बोर्ड पे मैं एक एक्सिस और ड्रॉ कर दूं जो कि मार्कर का पॉइंट आपकी तरफ आ रहा है, इसको मैं गैप से कवर करने जा रहा हूँ, तो हम मान सकते हैं कि जो फ्रंट साइड है मार्कर का वो आपकी तरफ है। तो देखिए ये वैसा ही है जैसा आपने 10th क्लास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पढ़ा है। देखिए कैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल आपने पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा था थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड और मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये वही चीज बन रही है। देखिए कैसे,
ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर, तो ये जो मिडिल फिंगर है ये एक्स एक्सिस का काम नहीं कर रही है, जेड एक्सिस का काम कर रही है, लेकिन वो एक्स और वाई के दोनों में परपेंडिकुलर है। तो ये होता है 3 डायमेंशनल मोशन, जिसमें हमें 3 तरफा देखना होता है, मतलब 3 डायरेक्शंस देखनी होती है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो जब हम वेक्टर चैप्टर कराएंगे उसमें आपको कंप्लीटली डिटेल में पता चलेगा कि 3 कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उनको हमने कैसे स्टडी करना होता है। तो फिलहाल के लिए तो बहुत ही इजी काम चल रहा है, थोड़ा विजुलाइज कीजिए। अगर ये थंब है, फर्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो जस्ट लाइक वाई एक्स और जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन है। मतलब अगर आप सिंपली बोले कि जो भी एक्टिविटी स्पेस में हो रही है, स्पेस मतलब आपकी जमीन के ऊपर जहां आप बैठे उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, मतलब बॉडी रैंडमली मूव कर रही है, कैसे भी कर रही है, तो वो 3 डायमेंशनल में आएगा। जैसे कि इसमें हमने बोला है कि 3 एक्सिस होंगी, और इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको पता चलेगा, जैसे कि एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, एक एरोप्लेन, एक जहाज उड़ान भर चुका है, तो कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है। सिमिलरली काइट, अगर काइट की बात करें तो ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन। और इसके साथ एक और एग्जांपल, फ्लाइंग बर्ड। अगर बर्ड फ्लाई कर रहा है तो वो भी क्या है आपका 3 डायमेंशनल मोशन। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। इसके आगे की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी फिजिक्स आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। वो टर्म्स फिजिकल क्वांटिटीज उनको बोलते हैं, और लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सीधा ही स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। इनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ वैल्यू होती है, और वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसके पास वैल्यू भी होती है, प्लस इनके पास डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे करते हैं, मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, ये मैं हूं, और मैं जा रहा हूं कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो जो मेरी वैल्यू है 10, ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड, दिस इज जस्ट ए मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं जा रहा हूं, मैं बोलूं मैं जा रहा हूं स्कूल, मैं जा रहा हूं कॉलेज, मैं जा रहा हूं घर, मैं कहीं भी जा रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, या मैं डायरेक्शन बोल दूंगा, या मैं नॉर्थ जा रहा हूं, या मैं साउथ जा रहा हूं, या ईस्ट या वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है टुवार्ड्स, अगर लिखा हो टुवार्ड्स, तो या टुवार्ड्स लिखा हो या ड्यू लिखा हो, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, टुवार्ड्स और ड्यू। तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वो बन जाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर है या वेक्टर है। तो देखिए, अगर स्केलर वेक्टर की बात को आपने समझना है तो जनरल वे में समझिए कि अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन नहीं दी, सिर्फ वैल्यू दी है, तो सिर्फ वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि बात करेंगे डिस्टेंस, तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इसको सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और बॉडी ने बी पॉइंट पे जाना है, तो वहां जाने के क्या क्या रास्ते हैं। एक तो बॉडी ए से भी डायरेक्ट जा सकती है, एक ए से भी ऐसे घूम के जा सकती है, और एक बॉडी ऐसे कर्वी नेचर, मतलब घूम घाम के कहीं से भी, कभी ये रास्ता पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, लेकिन अंत में वो कहां पहुंच गई, बी में। तो मान लीजिए इस ऊपर वाले को मैं 1, इसको 2, इसको 3 मान लूं, तो मुझे पता है जो पाथ है 1, 2 या 3, ये सारे क्या है, डिस्टेंस है। मतलब अल्टीमेटली मुझे बी पे पहुंचना है, मैं कोई भी रास्ता यूज कर सकता हूं, लेकिन मेरा पाथ क्या है, 1 भी है, 2 है और 3 भी है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि मेरा शॉर्टकट क्या है, कि मुझे अगर बी, ए से बी पहुंचना है, तो मेरा शॉर्टकट क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा पाथ सेकंड है शॉर्टकट। और जो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या शॉर्टकट होता है, उसको ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है।
अभी डिस्प्लेसमेंट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करने और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी करने हैं। तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे। देखिए ध्यान से, स्केलर वेक्टर का पता चल गया, डिस्टेंस डायरेक्शन का पता चल गया। अब देखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी कितना शॉर्टेस्ट पाथ कवर करके बी पॉइंट तक पहुंचेगी। लेकिन जो वन पाथ है, 2 है, 3 है, अल्टीमेटली पहुंचना बी पे है। तो जो ये वाली चीजें होंगी ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मतलब डिस्टेंस क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन जैसे भी पाथ फॉलो करे उसने डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। है तो दोनों डिस्टेंस, है तो दोनों पाथ, तो इन दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर्स ही होगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो डिस्टेंस होगा, देखिए डिस्टेंस मतलब बॉडी घूम घा के भी पहुंच जाएगी, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है। अगर इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या होगी, स्केलर, क्योंकि इसके पास वैल्यू होगी मान लीजिए 10 मीटर, बॉडी 10 मीटर चले, 100 मीटर चले, 1000 मीटर चले, मतलब डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद पास एक डायरेक्शन भी है कि अगर बॉडी ने ए से बी पहुंचना है तो उसे शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना पड़ेगा, मतलब ये एक स्टेट फंक्शन है। ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में आईआईटी जेईई में एआईटीपी में बहुत पूछा जाता था कि स्टेट फंक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट एक स्टेट फंक्शन है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि जो आप स्टेट फॉलो कर रहे हो, पाथ फॉलो कर रहे हो, कौन सा है, ए और बी, स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट बोलो या स्ट्रेट बोलो, दोनों ही सही है। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है। उम्मीद करता ये समझ आया होगा। और इसके साथ ही अगर डायरेक्शन की बात हुई है तो हमें पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब इसके बाद बात करेंगे कुछ एक न्यूमेरिकल की, जो इजी सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आना चाहिए। देखिए उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन मैं लिखने को लिख सकता था, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाया जाए। मान लीजिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम आज, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो बॉडी में ए से बी तक पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंचे, लेकिन ए से बी में डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये वर्ड मैंने गलत बोल दिया जानबूझ के, ए और बी में फासला कितना है, पाथ कितना कवर करना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता है डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने बोला कि बॉडी ने ए से बी में पहुंचना है और सीधे ही चल रहा है, मतलब केस 1 की बात कर रहा हूं कि बॉडी क्या चलेगी, स्ट्रेट चलेगी, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली बात है अगर स्ट्रेट चल रहा है तो डिस्टेंस ए बी होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये भी ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा। तो मतलब सिंपल बात करें तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब मैं जरा केस 2 की बात करने जा रहा हूं, जिसमें बॉडी ने ए से बी पहुंचना है, लेकिन उसके पास कुछ और रास्ते भी हैं, जैसे कि या मान लीजिए कि बॉडी ने सी पॉइंट पे पहुंचना है, तो उसके पास कौन कौन सा रास्ता है, पहले बॉडी ए से बी जाएगी, फिर बी से सी जाएगी, और सीधा रास्ता क्या है, ए से सी जाने का, ए बी सी, या फिर सीधा ए सी। तो इसको मैं जरा खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ लॉजिक बताना था आपको। देखिए कैसे, अगर ये 10 है, या इसको आप 4 मान लीजिए, यहाँ पे 3 मीटर है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस, तो बॉडी ने ए से सी जाना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। देखिए ना कैसे, अगर बॉडी ने कवर करना है, सी तक जाना है, तो बॉडी के पास क्या क्या ऑप्शन है, बॉडी ए से बी जाएगी, बी से सी गई चली, तो पहले इसको जोड़ के हम आंसर निकालने जा रहे हैं 7 मीटर, 4 + 3 7 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो मुझे पता है कि जहां अपना मुंह है और जहां पहुंचना है वहां तक मुंह उठा लो। मुंह उठाने का मतलब है कि अपना निशाना फोकस रखो, जैसे अर्जुन ने किया था, सीधा तीर मछली की आंख में मारता, वैसे ही आपने करना है कि जहां पे आप खड़े हो और जहां तक आपने पहुंचना है, तो आपका निशाना सीधा होना चाहिए, और आपने जहां पहुंचना है वहां डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अगर मैं एसी की बात करूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो वो क्या होगा, एसी डायरेक्ट, लेकिन वो निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस से। अब आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है, तो अगर एसी की बात करें तो वो क्या आएगा, 3² + 4² विच विल इक्वल टू 5 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। वैसे भी याद कर लीजिए, शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, जब भी ट्रायंगल दी हो राइट एंगल, एक साइड 3 हो एक साइड 4, तो एक साइड
ऑटोमेटिकली 5 आएगी, मतलब 3 4 5 या 3 4 5। तो इन दोनों में चेंजेस करने, इसको 5 ही रखना है। 3 आ गया है, 4 आगे जाए नो प्रॉब्लम। अगर ये 3 4 है या 3 4 है तो आंसर हाइपोटेन्यूज का हमेशा 5 ही आता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ चुका है, लेकिन अगर इस केस में देखें तो जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा आ चुका है। अब एक और केस करने जा रहे हैं, फिर हम रिलेशन ड्राइव करेंगे जो IIT JEE में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है कि जैसे बॉडी A पर है वो B पर गई, ठीक है। अब वही बॉडी वापस B से A तक आई, तो देखिए ये डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर, तो वापस आने का भी पाथ जो कवर करना है वो भी 10 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब AB प्लस BA which will be equal to 10 plus 10 is equal to 20 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। अगर मैं बोलूं कि जाने का उस साइड का +10 है तो वापस आने का क्या होगा -10। इसको मैं थोड़ा और डीपली समझाता हूं। इसका ये मतलब है कि आपने A से चले और A पे पहुंच गए, ध्यान से सुनिएगा फिर से, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बॉडी ने A से जाके A पे पहुंचना था, A से गई B, B से वापस आई A, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस क्या होता है टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब बॉडी ने A पे पहुंचना है तो सबसे छोटा रास्ता क्या है कि वो A पे है और A पे पहुंच जाए। तो सबसे छोटा रास्ता है कि वो चले ही ना, जब घूम घुमा के धक्के खा के वापस ही आना है तो चलना क्यों, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर बॉडी घूम घुमा के वापस आ भी रही है तो चलने की क्या जरूरत थी, क्यों इसने इतना कष्ट उठाया, क्यों इसने अपनी टांगों में दर्द किया कि वो वापस वहीं पे आ गई और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका 0 हो गया। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखिए अगर बॉडी चले ही ना तो डिस्टेंस भी वैसा डिस्प्लेसमेंट भी वैसा। अगर बॉडी चल के वापस आ जाए तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इसका मतलब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक डिफरेंस ये वाला और ये वाला मिल चुका है। अब एक थोड़ा सा रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं, या मैं आपको रिलेशन बता दूं कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए पहला केस, दूसरा, तीसरा, इन सबको जोड़ने जा रही है तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। पहला रिलेशन है, मैंने बोला क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। तो जरा केस देखिए, यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट केस में ये दोनों सेम थे तो मैंने बोल दिया हाँ ये सेम हो सकता है। अब मैंने पूछा क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, तो जरा गौर कीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। बॉडी को नहीं चलाया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं थे, अगर बॉडी को चलाया तो एक बार सेम आए, अगर थोड़ा और चलाया तो देखा कि वो सेम नहीं आते बल्कि डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ रहा है। तो एक लॉजिक तो पता लग गया कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, तो ये हमारा ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो जब भी हम मैथ में या फिजिक्स में ग्रेटर देन इक्वल की बात करेंगे तो हमें पता है कि ये ग्रेटर तो है और इक्वल भी हो सकता है, तो इक्वल को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास एक अच्छा सा रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। बढ़िया सा रिलेशन आपके सामने है। अब एक दो पॉइंट्स की बात और करेंगे कि डिस्टेंस है क्या वेक्टर क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए थे कि अगर जाने वाला पॉजिटिव आने वाला नेगेटिव, तो देखिए जाने वाला पॉजिटिव आने वाला नेगेटिव, लेकिन आंसर क्या आया 0 आया। तो पता चला कि अगर A से B जाना है, उस साइड जाना है, सपोज कीजिए उस साइड को आपने पॉजिटिव माना, इस साइड को नेगेटिव माना है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है आपका। इस रेफरेंस पॉइंट से आपने उस साइड जाना तो पॉजिटिव, इस साइड जाना तो नेगेटिव, तो अगर वहीं पे है तो 0। तो अब ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लॉजिक निकालने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, कर कहीं आप कंपटीशन में आंसर गलत ना कर दें, स्कूल एग्जाम में गलत ना कर दें। न्यूमेरिकल्स भी बहुत टफ होते हैं इसकी अगर आप करने बैठ जाए तो, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे लॉजिकली देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा आपके सामने है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो एक तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया। फिर
आगे करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो क्या बॉडी रेस्ट पे है या फिर रेस्ट पे नहीं है। तो इसका आंसर थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। चलिए शुरू करते हैं, मैं ही बता देता हूँ आपको आंसर, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो दो कंडीशन है, या तो बॉडी घूम घाम के उसी पॉइंट पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या फिर बॉडी चले ही ना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर बॉडी रिटर्न करके उसी पॉइंट पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसको आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो बॉडी मे बी एट रेस्ट और मे नॉट बी एट रेस्ट। तो इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, तो बॉडी मे बी एट रेस्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये श्योर नहीं है कि वो रेस्ट पे है, इट्स नॉट श्योर। क्या है, मे बी, मतलब हमें अंदाजा है शायद वो क्या है, रेस्ट पे हो सकती है। अगर रेस्ट पे नहीं है तो वो घूम घुमा के उसी पॉइंट पे आई होगी, लेकिन मूव करके आई होगी। तो इस लॉजिक को थोड़ा समझिएगा, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहीं पे खत्म होता है। इसके साथ हम कुछ और टर्म्स करेंगे जो इनके साथ रिलेट करेंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं जो बुक्स में नहीं मिलेगा, फिर भी देख लीजिए। जो रिलेशन हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इसमें निकाले हैं वो सारे के सारे, जी हाँ, वो सारे के सारे स्पीड और वेलोसिटी पे भी लगेंगे। अब ये स्पीड और वेलोसिटी क्या है सुन लीजिए। जैसे स्पीड है मतलब वो है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये कैसे पता चलेगा, अब देखिए, एक पर्सन है, वो बेचारा मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, किधर मुंह उठाया है, क्यों उठाया, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो मूव कर रहा है, मतलब उसके पास कोई मैग्नीट्यूड है जिसकी वैल्यू है 10। तो जस्ट ये एक वैल्यू है मैग्नीट्यूड, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं होगा। वेलोसिटी में अगर पर्सन ने मुंह उठाया है तो उसको पता होगा कि मैंने किस तरफ मुंह उठाया है। इसके साथ क्या लगेगा, टुवर्ड्स स्कूल, टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अगर डायरेक्शन है तो यह क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसके साथ साथ स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने स्पीड में डिस्टेंस क्यों लिखा है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जुड़ जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जुड़ गई टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। लेकिन दोनों की ऐसा ही उन्होंने देखिए सेम है, इसके भी मीटर पर सेकंड और इसकी भी मीटर पर सेकंड आ चुकी है। अब आपको ये चीजें क्लियर है तो देखिए, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे फिजिक्स में, यूनिफॉर्म। तो बच्चे यूनिफॉर्म का मतलब आपने समझना है कांस्टेंट। कोई भी क्वेश्चन करें ना करें या आपकी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल उठाते हैं उसमें कोई भी वर्ड आता है यूनिफॉर्म, तो उसको आपने जस्ट कांस्टेंट समझ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि उसने बोल दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द पाथ। इसी हिसाब से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेगा। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, ये सारा पढ़ेंगे, ग्राफ्स भी करेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर उसने यूनिफॉर्म की बात की है तो मतलब है कांस्टेंट, और अगर नॉन यूनिफॉर्म लिखा है, कहीं पे लिखा है नॉन यूनिफॉर्म, तो उसका मतलब होता है वेरिएबल, मतलब कि वो टाइम के साथ बॉडी पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज कर रही है। इसके साथ एक और चीज आपको जोड़नी पड़ेगी जिसका नाम है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज का मतलब है आप दोनों के आगे टोटल लगा दीजिए बस। इससे एग्जांपल करेंगे, खतरनाक एग्जांपल करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद करेंगे। फिलहाल के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर आपने कोई जर्नी कवर की है, ओवरऑल जर्नी कवर की है, तो उसमें आपको पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर वेलोसिटी की बात करें एवरेज, तो इस दोनों के साथ क्या लगा दीजिए, टोटल और टोटल। मान के लीजिए जो हमने एग्जांपल की थी कि बॉडी ए से बी तक गई, बी से ए तक आई वापिस, ठीक है, तो हमें पता चला कि बॉडी का डिस्टेंस क्या है 10 मीटर, ये वाला भी 10 मीटर। तो इसी एग्जांपल से समझते हैं कि अगर बॉडी ए से बी गई, बी से ए आई, तो हमें पता है
कि बॉडी का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 20 मीटर, टाइम मान लेते हैं उसने लिया 10 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस 20, टोटल टाइम 10, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर बॉडी जा रही है, स्टार्टिंग से शुरू किया, फिर एक वेलोसिटी गेन की, फिर रुकी, फिर वापस आई, तो ये 0 से 20 पहुंची, 20 से फिर 0 हुई, कर के जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो 2 मीटर पर सेकेंड आई है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं जिसमें कि हमें पता चलेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉडी का, बॉडी मुंह उठा के ए पे वापस आ गई, अगर मुंह उठा के वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, टाइम कितना है 10 सेकेंड, और समथिंग डिवाइड बाय या 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या होता है, 0 भी होता है। तो मतलब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसका ये मतलब है कि फिजिक्स हमें बता रहा है फॉर्मूला कि बॉडी चली ही नहीं, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है या रेस्ट पे हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। इसके साथ जो लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का उसको कवर करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंस्टेंटेनियस। अगर आपने मेरा डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं देखा, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन का 0 चैप्टर, बेसिक चैप्टर +1, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसे देखिए, फिर आपको इंस्टेंटेनियस पता चलेगा क्या होता है। तो चलिए मैं आपको सिंपल वे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि इंस्टेंटेनियस होता है उसी क्षण, मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस मोमेंट पे, जैसे कि मैं घर से निकला, मेरी स्पीड थी कुछ 50, 100, 200, बढ़ रही घट रही है, लेकिन अगर पूछे कि आपकी ये वाले चौक पे या ये वाला स्कूल रास्ते में आता है, तो उस स्कूल के टाइम पे जहाँ पे वो स्कूल है उस जगह पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, आपकी स्पीड क्या थी, तो मतलब उस मोमेंट की बात कर रहा है जब मैंने वो स्कूल को क्रॉस किया होगा। तो इसका यही मतलब है इंस्टेंट। देखिए वर्ड भी क्या है, इंस्टेंट, मतलब एट दैट मोमेंट। तो यहीं से पता चलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होती क्या है। अब देखिए अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो v इंस्टेंट क्या होगा, ये होता है कि जो भी हमने डिस्टेंस कवर किया, जो भी हमने टाइम कवर किया, तो टाइम को इतना छोटा मान लो। मतलब अगर मैं बात करूं कि मैं जस्ट क्रॉस कर रहा था और रास्ते में स्कूल आया, तो जैसी मेरी गाड़ी बहुत तेज चल रही है चाहे स्लो चल रही है, लेकिन जैसे वो स्कूल आया तो वो जो टाइम पीरियड होगा, कहाँ मैंने 1 घंटे में जर्नी कवर की, कहाँ वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में मैंने वो स्कूल को क्रॉस कर लिया, तो वो जो छोटा सा टाइम होगा वो डेल्टा टी नहीं होगा, वो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, मतलब वो टाइम 0 के करीब होगा। 0 के करीब का मतलब है कि वो 1 सेकंड भी नहीं होगा, 1 सेकंड से छोटा होगा। 0 सेकंड से बड़ा, 1 सेकंड से छोटा। या आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो डेल्टा टी अप्रोचेस 0, इसका मतलब है कि 1 के करीब, कि 0.9999 है, लेकिन या आप कह सकते हैं 0.0001, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब क्या है 0 और 1 के बीच में टाइम होगा, लेकिन कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, इसको समझ लिया तो ये जो लिमिट होती है बच्चों, ये होती है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, जो अभी मैंने बोला कि आप वीडियो देख सकते हैं। ये डेरिवेटिव होता है कि डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कितना छोटा टाइम है और डिस्टेंस उस टाइम में आपने कितना कवर किया, तो दोनों की डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,